ना सुनो, आराम से समझो पहले। ये चैप्टर में समझने के ज्यादा है, सॉल्व करने में बहुत आसान है। और ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मतलब कंपनी अकाउंट्स का पार्ट। हम लोग यूजुअली 500 बार ये एंट्री पास कर चुके हैं। बैंक टू शेयर कैपिटल, जब कंपनी शेयर इशू करता है, पैसे आते हैं, तो लोग एंट्री पास करते हैं, तो बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करता हूं, ग्रेजुएट हो गया था। और ग्रेजुएट होने के बाद ना 2 ऑप्शन होते, रादर 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन आगे पढ़ाई करो जो अपनी औकात के बाहर करो। दूसरा ऑप्शन कोई जॉब करो, वो मुझे कोई देता नहीं। और क्या होता है ना, मतलब when you start earning, कुछ दिनों बाद ये सच्चाई पता चलती है कि अपनी औकात कितनी है। जब अर्निंग स्टार्ट नहीं करते ना, तब तक सबको ऐसा लगता है करोड़पति तो बन जाऊंगा, तो जॉब में 5-7 10 हजार कमा के क्या करूंगा। तो बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करते हैं तो भाई कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल किससे मांगेंगे? वन एंड ओनली पर्सन बाबूजी। और पता है बाबूजी जब काम करता है ना, तो उनकी आदत होती है, मैं जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ, ये घर के लिए तो कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी है कुछ। ये सब बोलने के लिए होता कुछ नहीं। 5 रुपए मांगने और 50 सवाल पूछते हैं, बाकी कमाते जितना बोलते तेरे लिए कमा रहा हूँ, तेरे कुछ नहीं है। हाँ, अब क्या हुआ तो मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया। अच्छा सर, ये स्टार्टिंग का स्टॉक होगा, ये फर्नीचर लगेगा, ये दुकान का खर्चा होगा, 6 महीने का वर्किंग कैपिटल लेके चला, जेस्टेशन पीरियड लेके चला, सब कुछ एकदम रवा करके एकदम मस्त 40 पन्ने की फाइल बना दी और दिखा दिया कि 10 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। अब 10 लाख रुपए कैपिटल में बाबूजी से मांगने गया और वो फाइल दिखाई। बाबूजी ने वो फाइल मैक्सिमम 40 सेकंड देखी होगी, 40 सेकंड, जिसको मुझे बनाने में 1.5 महीने लगा। ऐसे फेंक दी, कितने चाहिए? मैंने कहा 10 लाख रुपए। एक चेक बनाया, 2 लाख रुपए लिखे हुए थे, मैं पकड़ा दिए। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब हो गई, 10 लाख चाहिए मुझे और आप मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हो, कैसे चलेगा? Now start thinking. Business required a capital of how much? 10 lakhs. And I was getting a capital of how much? Will the business work? No, sir. सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं माताजी के पास गया, माँ को कहा, अपने पति देव को समझा। सारे जीवन उन्होंने कहा है कि whatever I am earning is for my son only. I am his son. Ask him to give me some money so I can also prosper in life. फिर मम्मी ने समझाया बाबूजी को, तो बाबूजी बोले 7 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। बिजनेस कितना चाहिए? 10 लाख। अब डू यू फील कि 10 लाख का बिजनेस में अगर मैं 7 लाख रुपए ही डालता हूं तो 30% अंडर कैपिटलाइजेशन है। अब 30% अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है चार्टर्ड, तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो 100% गारंटीड है कि पैसे डूब जाएंगे। 100 नहीं तो 95% गारंटी के पैसे डूब ही जाएंगे। अब मैं अच्छा बच्चा हो सकता हूँ, बुरा बच्चा हो सकता हूँ। बुरा बच्चा होगा तो मैं क्या करूंगा? बाबूजी को कहूंगा अच्छा 7 लाख दे रहा है, दे दे। उस 7 लाख से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, साल भर में पैसा सफा हो जाएगा, बाबूजी को दिखा दूंगा बिजनेस डूब गया। तो पैसे खत्म किसके? नुकसान मेरा हुआ, बाबूजी का। और बोलूंगा बोला था 10 लाख देने के लिए, 3 लाख बचाने गए, 7 पेटी डूब अंदर चला गया ना। फालतू का ड्रामा क्यों किया? दूसरा तरीका हो सकता है, इफ आई एम अ गुड बॉय तो 7 लाख रुपए का चेक वापस दे दूंगा बाबूजी को, बोलूंगा आप अपने पैसे अपने पास रखो, मैं कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर लूंगा। बात समझ में आ रही? So I require a capital of how much? 10 lakhs. अगर 7 मिले तो मेरे पास 2 ऑप्शन। वो 7 से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस 100% डूब जाएगा क्योंकि मेजर अंडर कैपिटलाइजेशन। तो पैसे मेरे डूबेंगे कि फाइनेंसर के डूबेंगे? फाइनेंसर। दूसरा ऑप्शन है फाइनेंसर को पैसा लौटा देता हूं और वापस कुछ नया प्लान करता हूं। हाँ या ना? मतलब ये समझ में आता है कि अगर हमें 10 लाख का कैपिटल चाहिए तो 70% 80% कैपिटल मिलने से बिजनेस डूब जाएगा। यस और नो? इसी तरह से सपोज मैंने कंपनी चालू की है और मुझे लगता है कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं 100 करोड़ के शेयर्स इशू करता हूं पब्लिक को। कितने के? 100 करोड़ के, 100 करोड़ के।
तो पब्लिक कैन सब्सक्राइब 100 crores, more than 100 crores, less than 100 crores. अगर 100 crores और more than 100 crores होता है, लाइफ ब्यूटीफुल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितना कैपिटल चाहिए था उतना कैपिटल आ गया, जल्दी 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 सेटल हो जाएगा। शांति से सुनिए, अब मुझे 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था और पब्लिक ने केवल 700 करोड़ दिए, सॉरी 70 crores दिए। That means again there is an undercapitalization. Yes, sir. So again there are two options. I can be good company, I can be bad company. If I am a bad company, तो I start business with 70 crores, finish the 70 crores. वो नुकसान मेरा होगा, पब्लिक का होगा, पब्लिक का होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? I am a good company, पब्लिक को पैसा लौटा दिए, भाई 70 करोड़ बिजनेस नहीं होगा, पब्लिक को पैसे लौटा दिए, बिजनेस बंद कर दिया, कुछ और सोचते हैं। आपको दोनों तरीका समझ में आ रहा है? या तो पब्लिक का पैसा डूबेगा या तो पब्लिक को पैसा वापस मिल जाएगा। लॉजिकली होना क्या चाहिए? वापस दे देना चाहिए। क्या ये भरोसा करना चाहिए कि रूल बना देना चाहिए? रूल बना देना चाहिए। इसलिए कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 69 का इंसर्शन हुआ था, जो कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। याद है ना आपको? अब पता चला मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन होता है तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, और अंडर कैपिटलाइजेशन के बाद इधर द कंपनी इज गुड और कंपनी इज बैड। ये ऑप्शन नहीं कंपनीज एक्ट नहीं किया, और कंपनीज एक्ट ने कहा यू हैव टू बी अ गुड कंपनी, रिफंड द मनी। करेक्ट? तो 10% 90% का फंडा है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास सपोज 1 लाख शेयर्स 100 रुपए वाले थे। कितने हो गए? 100 करोड़, सॉरी 1 करोड़। अब मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 90 लाख का कैपिटल पब्लिक से जनरेट करना होगा। क्यों? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% क्यों है? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, 100 रुपए में शेयर्स को इशू करने की चेष्टा की, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैंने इसको कर दिया 70 रुपीज, बराबर? पूरे के पूरे लाख शेयर सब्सक्राइब हो गए और 70 रुपीज में, तो कितने आ गए? 70 लाख। कंपनी जाकर आके बोलती है अरे गलत। मैंने कहा क्यों गलत दे? बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए था। मैंने कहा मेरा तो 100% शेयर सब्सक्राइब हो गया है, बट मैंने तो इशू प्राइस कम कर दिया, इसलिए डिस्काउंट का रेट 10% कर दिया गया। बात समझ में आई कि नहीं? ये शायद आपकी कंपनी जब मेरे पास सीपीटी में पढ़ा होगा तो भी सुना होगा। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि दोनों रिस्ट्रिक्शन पर चल रहे थे, तो 1992 में स्कैम हुआ। इसका नाम था हर्षद मेहता। ये बड़ा शाना था, इसने 200 करोड़ का शेयर कैपिटल रेज किया, 200 करोड़ पब्लिक से मांगे, पब्लिक ने खाली 150 करोड़ रुपए दिए। ऑब्वियसली मिनिमम सब्सक्रिप्शन सैटिस्फाई नहीं हुआ, पब्लिक को पैसे वापस लौटा देने होंगे, इसने लौटा दिए, और ये पैसे लौटाए 2 महीने बाद। तो 42 डेज के अंदर लौटाने थे, 18 दिन एक्स्ट्रा रख लेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 2 महीने के बाद हाँ, पब्लिक को थोड़ी कुछ पता ही नहीं चलेगा। पब्लिक को अगर पैसा, ये इंडिया में है, आपको 45 डेज के बाद पैसे मिलने चाहिए, आपको 60 डेज के बाद पैसे मिल गए, प्रॉब्लम थोड़ी है। पर बोलोगे लेट कर दिया 10 दिन, और क्या करोगे? हाँ, अगर 80 डेज तक पैसे नहीं आए तो आप पकड़ाओगे, देन यू विल गो टू द कोर्ट, तो आप वकील को पूछोगे, मगर 1.5 महीना के बाद पैसा आना चाहिए, तो आपको शायद 50th डे पर तो रियलाइज होगा कि पैसा अभी तक आया ही नहीं है, तो क्या सोचोगे? और 2-5 दिन रुक जाते हैं, 1 हफ्ता चला गया, फिर सोचोगे क्या करना चाहिए, तब तक पैसे आ गए, बात खत्म। अब 2 महीने तक इसने पैसे 12% ब्याज में घुमा दिए, बराबर? अगर 12% ब्याज है तो 2 महीने का इंटरेस्ट 2% होता है, 150 करोड़ पर 2% इंटरेस्ट मार दिया, 3 करोड़। क्या कहीं गलत था? असल में नहीं तो गलत नहीं था, मगर 3 करोड़ तो कमा लिए। अगर ऐसे जीवन में साल में वो 3 बार कर देता तो उसकी तो लाइफ सेट लाइफ तो सेट हो गई ना। अब लॉजिकली तुम लोग को लग रहा है टेक्निकली मिस्टर मेहता कहीं गलत नहीं थे,
बट कैसा लगेगा? मैं आपका पैसा लूंगा, उसको घुमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। अब भी हम लोग हिंदुस्तान में, हम लोग को तकलीफ होती है, अरे साला ऐसा कैसे? तब क्या हुआ 1992 में इसने एक कंपनी के साथ ऐसा नहीं किया। हर्षद मेहता ने बहुत सारे केस किए थे, बहुत सारे स्कैम किए थे, उसमें से ये एक लीगल स्कैम था। उसका मतलब he was not wrong anywhere। ऐसे नहीं तो उसने 150 करोड़ छाप दिए थे, बहुत कंपनी निकाल दी थी। मतलब एक इतनी बड़ी ऑफिस में 7 कंपनी डाल दी। टेबल स्पेसिस तो चाहिए, उसको काम थोड़ी करना है, शेयर इशू करने, पैसे लेने, वापस पैसे लौटा देने। he did not want to do business। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये इंडिया को पता चलते चलते 94 हो गया, कैसे घपले किए। इंडिया में क्या होगा, गवर्नमेंट में बात उठी कि हर्षद मेहता ऐसा कर रहा है तो कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। 95 चला गया। फिर मनमोहन सिंह ने एक पैनल बैठाया, कमीशन बैठा दे इंडिया में रिसर्च करने के लिए। वो कमीशन ने रिसर्च किया 3 साल तक। उसके बाद उसका रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट पर और एक कमीशन। ये सब ड्रामा खत्म होते होते 2002 हो गया। 10 साल बीत गए और 10 साल के बाद एक रूल आया कि शेयर्स 100% आपको अंडरराइट कराने होंगे, 100% अंडरराइट कराने होंगे। इसका मतलब अंडरराइटर एक एजेंट है, पहले उसकी बात समझ लेते हैं। अब मुझे ये शेयर्स बेचने हैं, मुझे ये शेयर्स बेचने हैं चार्टर्ड। अगर अब ये शेयर्स मुझे बेचने हैं तो मैं डायरेक्टली पब्लिक में जाके नहीं बेच सकूंगा। मैं कौन हूं? कंपनी। आई कैन नॉट गो or approach public directly and sell these shares। I have to go through an agent। तो agent can only sell, बरोबर? और 100% underwritten मतलब 100 के 100 शेयर अगर मेरे पास है तो सारे के सारे एजेंट के थ्रू ही बेचने होंगे। और ये नियम था कि अगर एजेंट 70 शेयर ही बेच पाया तो बाकी के 30 शेयर एजेंट को खरीदने होंगे। करेक्ट है? अगर एजेंट 70 शेयर ही खरीद पाया, बेच पाया पब्लिक को, बाकी के 30 शेयर्स एजेंट हैज टू बाय। करेक्ट है? इससे क्या हुआ, शेयर्स कभी अंडर सब्सक्रिप्शन वाला बात ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो 100 शेयर के पैसे मिलेंगे, कुछ पब्लिक से मिलेंगे, बाकी एजेंट से मिलेंगे, पब्लिक कंपनी को 100% मिल ही जाएगा। तो पब्लिक का रिफंड वाला बात ही नहीं आएगा, 100% सब्सक्रिप्शन आएगा ही और कंपनी को शेयर्स इशू करके पैसे जो आ गए बिजनेस चालू करना ही होगा। तो सर ये तो ज्यादा रिस्की है सर, ज्यादा रिस्की नहीं है, इससे पैसे रेस करना और टफ हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोज कंपनी और मेरे पास 100 शेयर है, मैं मार्केट में गया बेचने के लिए, 70 शेयर बिक रहे हैं, मतलब मार्केट में मेरी गुडविल है या नहीं है? नहीं है। 70 ही तो बिके, 90 बिकते तो कुछ पैसे आते तो बिजनेस स्टार्ट करते। तो मुझे एजेंट ढूंढना होगा। ऐसा कोई एजेंट मिलेगा? टेंशन ना ले दीपेश, मैं बेच दूंगा। वो भी तो यही देखेगा दीपेश में दम है या नहीं, क्योंकि उसको पता है जितने शेयर नहीं बिकेंगे वो उसको खरीदने होंगे, तो उसकी लायबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एजेंट मिलना टफ हो गया और हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम लोग पब्लिक का पैसा घुमाकर, पैसे कमाकर पब्लिक को पैसा दे देंगे। Am I clear? और ये ड्रामा हुआ था 2002 में। इज दैट क्लियर? कि हमारे सेबी ने ये रूल निकाला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये रूल निकाला कि आपको 100% शेयर्स अंडरराइट ही कराने होंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए हमारे यहां पर अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट आया। अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट इसके पहले भी था ही। अंडरराइटर्स मतलब क्या होता है पता है? जॉबर्स। आपने अगर बीओ पढ़ा है या बिजनेस स्टडीज पढ़ा है 12 में तो ये वर्ड सुना होगा, जॉबर्स। जॉबर्स क्या होता है? एजेंट। बड़े एजेंट को जॉबर्स बोलते हैं, छोटे एजेंट को कमीशन एजेंट। तो बड़े एजेंट को जॉबर्स बोलते हैं, यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अंडरराइटर्स। अब सुनो, इंडिया में ये पहले भी प्रचलित था कि मैं कंपनी हूं, मैंने कंपनी स्टार्ट की है। अब जब कंपनी स्टार्ट की है तो मुझे शेयर्स बेचने हैं। अब शेयर मैंने सपोज कलकत्ता में कंपनी स्टार्ट की तो क्या मैं शेयर्स खाली कलकत्ता में बेचूंगा? ऑल ओवर इंडिया बेचने हैं।
तो इसका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है कि मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना होगा कि पूरे इंडिया को पहले पता तो चले कि मैं शेयर्स बेच रहा हूं, फिर मेरे एप्लीकेशन फॉर्म्स हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंचने चाहिए, तभी तो पब्लिक शेयर्स अप्लाई करेगी। इतना बड़ा नेटवर्क मेरा हो भी नहीं सकता है। तो मैं क्या करता था, अंडरराइटर्स को पकड़ता था, बोलता था तुम मेरे लिए शेयर्स बेच गए, बट दैट वाज नॉट मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं था। सेबी ने ये कहा कि ये कंपलसरी करो, क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का काम है बिजनेस करना, शेयर्स बेचना नहीं है। शेयर्स बेचने का काम किसका है? अंडरराइटर्स का। तब अंडरराइटर अपॉइंट करो, उसका काम ही यही है शेयर बेचना। उसका नेटवर्क बहुत डेंजरस होता है। और इंडिया में ये 2002 के बाद एक कंपनी बहुत पॉपुलर हो गई, कार्वी कंसल्टेंट्स बोलकर। ये 5 तमिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने शुरू की थी तमिलनाडु में, चेन्नई में। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। और ये पहले इंडिया के अंडरराइटर थे जो स्ट्रॉन्ग थे। अब लॉजिकली दूसरे तरीके से सोचो, एक आदमी ने 10 फ्लैट बनाए, उसको 10 फ्लैट बेचने के, एक फ्लैट 50 लाख, 10 फ्लैट की वैल्यू कितनी होगी? 5 करोड़। उसने सारे ब्रोकर को बोल कर रखा है, ब्रोकर लोग जगह दिखाएंगे, फ्लैट बेचेंगे। अब आप मेरे से बात करोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं आपके पास आया, सपोज आपके पास 10 फ्लैट है और मैं एक ब्रोकर हूं। मैं कहता हूं तुम किसी ब्रोकर को मत बोलो, सारे फ्लैट मैं ही बेच दूंगा, सारी ब्रोकरी मुझे ही मिलनी चाहिए, सारे फ्लैट मैं ही बेचूंगा और कोई ब्रोकर अपॉइंट ही मत करो। तो आप सबसे पहले जवाब क्या बोलोगे? नहीं बिका तो मैं क्या जवाब दूंगा? जो नहीं बिका मैं खरीद लूंगा। तो दूसरा सवाल इसके बाद क्या होगा? औकात है। आज अगर 3 फ्लैट नहीं बिके तो 3 फ्लैट मुझे खरीदने होंगे। 3 फ्लैट के लिए 1.5 करोड़ रुपए पॉकेट में होना चाहिए मेरे पास। ये सवाल, मेरी औकात भी तो 1.5 करोड़ की होनी चाहिए, तो मुझे औकात दिखानी होगी ना। उसी तरह जब अंडरराइटर एक कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी भी डेफिनेटली बोलेगी अरे शेयर्स नहीं बिके तो क्या? तो अंडरराइटर क्या करेंगे? मैं कर दूंगा। कंपनी क्या बोलेगी? औकात है, तो इनको अपनी औकात दिखानी होगी। एक एक अंडरराइटर को कम से कम 500 करोड़ का नेटवर्क दिखाना होगा। मतलब हम और आप भी अंडरराइटर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड 500 करोड़ प्रॉफिट। सर 500 तक ठीक है, करोड़ बात समझ में आ गई? तो अंडरराइटर बन जाते हैं। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पता है? इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? टू मेक गुड द लॉस। आपका लॉस मैं बेयर करूंगा। क्यों? आपका बाप का बेटा भाई हूं मैं क्या? क्यों बेयर करूंगा? कुछ तो पैसे देने होंगे ना, कुछ कमीशन देना होगा, कुछ इनकम देनी होगी। तो अंडरराइटर्स कंपनी का लॉस बेयर कर रहे हैं, तो अंडरराइटर्स को क्या मिलना चाहिए? जैसे लोग बोलते हैं इंश्योरेंस इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आपका लॉस मैं बेयर करूंगा प्रोवाइडेड आप मुझे कमीशन दो। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है। यस सर, नो सर? यहां पे हम लोग क्या देते हैं? कमीशन। इज दैट क्लियर? बातें समझ में आ गई?